आपके पास मेल गया होगा जया, सेकेंड मिनट के प्रेजेंटेशन के लिए। यस मेल सर, चेक चेक करिए। मैंने किया। यस। ओके, पिछले टर्म पे हम लोगों ने चर्चा किया था कि समाजीकरण की बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, अर्थात समाजीकरण की मीनिंग क्या है। जो डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट्स हैं उन्होंने समाजीकरण को कैसे परिभाषित किया है, और कुछ करैक्टरिस्टिक्स पे हम लोगों ने चर्चा किया था कि समाजीकरण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्या मेन फीचर्स हैं उसकी। आज हम लोग बात करेंगे कि समाजीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है। हम बार बार कह रहे हैं कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है, लर्निंग की प्रक्रिया है। इसमें हम अधिगम करते हैं मूल्यों को, विश्वासों को, आदर्शों को, जो हमारे अपने सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में घटित होते हैं। तो वह प्रक्रिया कैसे चलती है, उत्पाद के रूप में क्या बनता है, इस चीज पे हम चर्चा करेंगे कि आखिर समाजीकरण की प्रक्रिया कौन कौन सी है, उसके कौन कौन से सोपान हैं, और कौन सी ऐसी संस्थाएं या अभिकरण हैं जिनके माध्यम से हमारा समाजीकरण होता है। तो समाजीकरण के अगर हम उद्देश्यों की बात करें कि किन पर्पज को लेकर के हम समाजीकरण करते हैं, समाजीकरण के क्या पर्पज होते हैं, तो पिछले टर्म पे हमने आपसे थोड़ा सा चर्चा किया था कि एक्चुअल में जो समाजीकरण है इसका जो मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने जिस समूह के सदस्य हैं, जिस समुदाय के सदस्य हैं, जिस समाज के हम सदस्य हैं, हमको उससे कुछ सीखना है, ताकि हम उस समूह के, उस समुदाय के या उस समाज के एक अंग के रूप में हम प्रतिस्थापित हो सकें। जो हमारा समाज हमसे एक्सपेक्ट करता है, जो उसकी अपेक्षाएं, उन अपेक्षाओं पे हम खरे उतरें। एंड रिजल्ट्स इन सच ग्रुप सस्टेनिंग देमसेल्व्स। और जब आप किसी समूह में, किसी समूह की सदस्यता जब आप प्राप्त कर लेते हैं, तो केवल समूह की सदस्यता भर जरूरी नहीं है, सामाजिकरण के लिए यह भी जरूरी है कि आप उस समूह में बने रहें, है ना, सस्टेन करें। यानी कि केवल आपने किसी समूह की, किसी समुदाय की, किसी समाज की सदस्यता आपको मिल गई, उसके बाद फिर आप उसके लिए कोई काम ही ना कर रहे हो, आप समूह में कैसे बने रहेंगे इसका परिणाम के रूप में आप समझते हैं इसको। नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि सोशलाइजेशन ही आपको जो हमारे अपने समाज के जो नॉर्म्स हैं, उसके जो मानक हैं, जो अवधारणाएं हैं, या हमारे समाज की जो आदर्श सेक्टर से कह लीजिए, हम उस समाज के आदर्शों को, मानकों को हम समझते हैं कि हमारे समाज की क्या आवश्यकताएं हैं, किन आदर्शों पे हमारा समाज चलता है, और वो मानक, वो जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, वो जो हमारे नॉर्म्स हैं, वो कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे ट्रांसफर होंगे, कैसे ट्रांसमिट होंगे। अर्थात वो पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे हम अपनी समाज की आवश्यकताओं को, हमारे समाज की जो नॉर्म्स हैं, जो कस्टम्स हैं, जो रिचुअल्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, उसको कैसे हम सोसाइटी में ट्रांसमिट करेंगे अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए। ये भी सोशलाइजेशन का उद्देश्य है। समाजीकरण हमको यह सिखाता है कि हमसे समाज क्या अपेक्षा रखता है, क्या क्या अपेक्षाएं हमसे समाज की, समाज के किन सिचुएशंस में हमको किस तरह के व्यवहार करने हैं, समाज हमको क्या सिखा रहा है। कुल मिलाकर के आप ये कहें तो यह एक सोशल कंट्रोल का भी उद्देश्य लेकर के चलता है कि हम समाज में नियंत्रण कैसे स्थापित करेंगे। हमारी जैसी समाज की जैसे हमसे अपेक्षाएं हैं, हम उसी के अनुरूप व्यवहार करें। तो समाजीकरण के द्वारा जो समाज में बच्चे को यह सिखाना है कि समुदाय में घुलने मिलने के लिए उसे किन बातों की आवश्यकता है, सोसाइटी में लोगों के साथ उसको यदि आचार व्यवहार करने हैं, तो उस आचार व्यवहार के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है, उसको कैसे वो उस नीड्स को फुलफिल करेगा, उसकी क्षमताओं का विकास करने, और उसको स्थायी तथा जिसको हम सस्टेन करने के, कह दीजिए कि अर्थपूर्ण बनाने के, प्राप्त करने के लिए क्या जानना, क्या सीखना चाहिए। ये सारी जो विषय वस्तु है वो आप सामाजिकरण के उद्देश्य के रूप में कहते हैं, अर्थात सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने का उद्देश्य भी समाजीकरण कहीं ना कहीं
पूरा करता है। सिमिलरली जो छोटे बच्चे हैं समाज में, अभी जो सोसाइटी के साथ जस्ट उनका इंटरेक्शन हुआ है, घर परिवार को छोड़ करके अभी जस्ट वो सामाजिक वातावरण में आए हैं, तो उन बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी सामाजिकरण की प्रक्रिया में है कि वो उनको कैसे अपने बायोलॉजिकल इम्पल्सेस पे, जो उनके जैविकी ऐसी जो क्रियाएं हैं, उस पर कैसे वो नियंत्रण स्थापित करेगा, जबकि वह सोसाइटी में है, समाज में है, दो चार लोगों के बीच बैठा हुआ है। ये चीजें भी उसको सामाजिकरण सिखाती। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि वह अपने पैंट को गीली करने के बजाय या बेड पे रात को सोने के समय पैंट गीला करने के बजाय वो टॉयलेट में जाए, चाहे गर्ल हो चाहे बॉयज हो, किसी के लिए भी। तो सोशलाइजेशन उसको अपने बायोलॉजिकल इम्पल्सेस को कंट्रोल करना सिखाता है। और बहुत सारे ऐसे उद्देश्यों को लेकर के सोसाइटी समाजीकरण व्यक्ति का करता है, जो चाहे नौजवान हो चाहे एडल्टहुड में भी व्यक्ति पहुंच गया होता है, तब पर भी वो उसको सिखाते रहने का कार्य करता है। इसीलिए आपने इसको लाइफ लॉन्ग प्रोसेस के रूप में एक्सेप्ट किया है। सिमिलरली सोशलाइजेशन प्रोसेस आल्सो हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू परफॉर्म वेरियस रोल्स। जहां पर हम सस्टेन करने की बात कर रहे हैं कि व्यक्ति को केवल समाज का अंग न केवल अंग की तरीके न हो, एक मेंबर सदस्य की तरीके न हो, वह अपने को एक फंक्शनल मेंबर बनाए। और उस चीज के लिए जरूरी है कि उसको कुछ जो उत्तरदायित्व उसको मिलते हैं सोसाइटी में, उन उत्तरदायित्वों का वह निर्वहन करे, उन उत्तरदायित्वों को वो पूरा करे। तो वो जो विभिन्न उसको रोल मिलेंगे, जो भूमिकाएं मिलेंगी, उन भूमिकाओं को कैसे वो निर्वहन करेगा, ये सारी चीजें भी सिखाना समाजीकरण के दायरे में आता है। तीन जो महत्वपूर्ण की पार्ट कह लीजिए समाजीकरण के, उसमें एक है कॉन्टेस्ट अर्थात संदर्भ। यूं कह सकते हैं कि संदर्भ सामाजीकरण का वह मंच है जिस मंच पे आप ये सामाजीकरण की प्रक्रिया करते हैं। जैसे स्टेज होता है, स्टेज पे कोई काम को परफॉर्म किया जाता है, कोई आर्ट, कोई गाना, कोई स्किट या कोई नाटक जब आप परफॉर्म करते हो, उसके लिए एक मंच की जरूरत होती है। उसी तरह से सामाजीकरण की जो प्रक्रिया है, सामाजीकरण की प्रक्रिया के लिए जो मंच उपलब्ध कराने का कार्य है, वो संदर्भ स्थापित करता है। संदर्भ बताता है किस संदर्भ में आपका सामाजीकरण करना है, वो मंच स्थापित करता है, मंच प्रोवाइड करता है सोशलाइजेशन के लिए कॉन्टेस्ट। वो मंच क्या हो सकता है? इट मे बी योर कल्चर, हमारी जो संस्कृति है, वो संस्कृति हमारा एक मंच के तरीके हो सकता है। हम संस्कृति के संदर्भ में कोई सामाजिकरण होती है हमारी। हमारी भाषा, जिस भाषा को हम बोलते हैं, मदर टंग, जैसे तमाम तरह की आपकी बोलियां भी हैं, भोजपुरी है, आपके बुंदेलखंडी है ना। तो यहाँ पे वो, जैसे यहाँ पे एक बहुत प्रचलित है हौ शब्द। अगर किसी चीज को हाँ कहना है तो उसके लिए भी हौ कहेंगे, और यदि ना कहना है तो उसके लिए भी हौ कहेंगे। और वो व्यक्ति समझ जाएगा कि वो हौ किस चीज के लिए कह रहा है। इसको कहते हैं हामी भरना। हाँ, तो वो भाषा भी, यहाँ की भाषा के तरीके आप समझ सकते हैं। जैसे बुंदेलखंड की एक अलग पहचान है कल्चरल एस्पेक्ट में, उसी तरह से यहाँ की भाषा भी एक अलग प्रकार की है। यहाँ के सोशल स्ट्रक्चर्स भी अलग प्रकार के हैं। तो ये सोशल स्ट्रक्चर, लैंग्वेज, कल्चर, या कोई व्यक्ति इस सभ्यता में या इस संस्कृति में, इस भाषा में, अपने सामाजिक संरचना में कैसे अपने आप को कहाँ प्रतिस्थापित करता है, उसका रैंक ऑर्डर क्या है, उसका क्रम क्या है, ये क्रम भी एक संदर्भ बनाता है। उसी तरह से आपके पास्ट की हिस्ट्री, किसी भी समाज में जो आपके पीछे की हिस्ट्री है, या जो लोगों ने पीछे जो रोल अदा किए हैं, किसी व्यक्ति ने या किसी संस्था ने जो पीछे कोई रोल, कोई भूमिका का निर्वहन किया किसी संस्था ने, जैसे आजादी के पहले किसी की कोई संस्थाओं के कोई रोल हो, तो दीज आर द सम कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण की प्रक्रिया के कुछ संदर्भ है, जिन संदर्भों में व्यक्ति के समाजीकरण की प्रक्रिया चलती है, वह एक मंच स्थापित करता है। दूसरी बात है कंटेंट या एंड प्रोसेस की, अर्थात विषय वस्तु और प्रक्रिया की, कि समाजीकरण की प्रक्रिया का कंटेंट क्या होगा। इस संदर्भ में आप कैसे किस कंटेंट को बच्चों को सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने छोटे से बात करी,
एक कंटेंट की बात आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे घर में कोई पंडित जी अगर पूजा कराने आते हैं तो उनके साथ कोई उनका बहुत छोटा सा बालक भी आता है, 3 साल 4 साल 5 साल का, तो यह हमारे समाज का समाजीकरण है कि हम उनके बच्चे का पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और वहीं बगल में अगर किसी दूसरी कास्ट का कोई, मान लीजिए कोई नीची कास्ट का कोई अगर व्यक्ति होगा, उसका कोई बच्चा होगा, तो हम इस चीज से मतलब उसका पैर छूने की हम कोशिश नहीं करते। ये एक समाजीकरण है कि आपको वैसी चीजें सिखाई गई, कंटेंट इस तरह से सिखाई गया है। जैसे जो लोग बहुत समाज में जिनका प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा होता है, तो वो पुलिस व्यवस्था के साथ, न्याय व्यवस्था के साथ बहुत फ्रैंक तरीके से बात करेंगे। और जो दूसरे कास्ट के लोग हैं या जो लोअर क्लास के लोग हैं, उनको बताया जाएगा अरे पुलिस के ज्यादा मुंह मत लगो, नहीं तो उल्टा अपने ऊपर कुछ कर देंगे। किसी खास कास्ट को इस तरह की आप कहा जाएगा कि भाई उनके साथ ज्यादा इस तरह से बिहेवियर नहीं करिए, पुलिस से बचिए। ये सारी चीजें उनको सिखाई जाती हैं। तो ये कंटेंट का मतलब है कि माँ बाप बच्चों को अपने किस तरह से इंटरेक्ट करना सिखाते हैं किसी सोसाइटी के साथ या सोशल नॉर्म्स के साथ, सोशल बिहेवियर के साथ, किन विषय वस्तु पर, किन प्रक्रिया पर उनको क्या सिखाते हैं, ये चीज उसकी कंटेंट के अंतर्गत आता है कि माँ बाप उनको क्या सिखाते हैं। और जब बालक के व्यवहार में वो चीज आ जाती है, परिणाम रूप में वही वो करने लगता है। जैसे हमने आपको बात बताई कि घर में पूजा पाठ कराने वाले पंडित जी आए हैं, तो ये छोटे से बच्चों को सिखा दिया गया, उसका हम उम्र है या उससे भी छोटा है, या जो कह लीजिए घर के जो जजमान हैं जो बहुत वृद्ध हैं, है ना, 80 साल 90 साल के, वो भी पैर छू रहे हैं उनके, और वहीं पे किसी दूसरी कास्ट का कोई लड़का है, उसको उतना महत्व नहीं दे रहे या उसके साथ इस तरह का बात नहीं कर रहे, तो ये एक आपके छोटे से ही ये चीज आपको सिखाई जाती है। ये आपका सोशलाइजेशन है। आप ऐसे कह लीजिए जैसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की बात कह लीजिए। ये कंटेंट क्या है, ये सॉफ्टवेयर की तरीके है। जैसे जनरली आप यदि, जैसे इसमें विंडो 10 पड़ा हुआ है, इस विंडो 10 के सॉफ्टवेयर को यदि आपको हटाना है तो ऐसे नहीं हटेगा। जब तक आप उस पीछे के सॉफ्टवेयर को डिलीट नहीं करेंगे तब तक नया सॉफ्टवेयर नहीं आएगा। नए सॉफ्टवेयर को करने के लिए पीछे के सॉफ्टवेयर को आपको डिलीट करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो पुराना सॉफ्टवेयर पड़ा रहता है वो उसको रोकता है इंस्टॉल होने से। जो पीछे के सॉफ्टवेयर ऑलरेडी पड़े हुए हैं वो आपको बार बार रोकेगा कि ये मालवेयर है, इसमें वायरस हो सकता है, इसको इंस्टॉल ना कीजिए। फिर भी पूछेगा कि करना चाहते हैं तो नेक्स्ट करके आप आगे इंस्टॉल कर देंगे। तो जो समाजीकरण की प्रक्रिया कह लीजिए कि वो सॉफ्टवेयर हमारे अंदर वो भर दिया गया है, वो सोच, वो विचारधारा, वो समाजीकरण हमारे अंदर उस तरह की चीजें भर दी गई हैं, और उसको बहुत जल्दी आप परिवर्तित नहीं कर सकते। जब नए सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो वो नया सॉफ्टवेयर उसको अपोज करेगा, जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जब यही कंटेंट बच्चे के परिणाम के रूप में उसके व्यवहार में दिखाई देने लगता है, आउटकम्स के रूप में आ जाता है, तो वो आप रिजल्ट के रूप में कह सकते हैं। तो कंटेस्ट एक संदर्भ, किस संदर्भ में आपकी समाजीकरण की जा रही है, क्या समाजीकरण किया जा रहा है, कंटेंट क्या है, विषय वस्तु क्या है, और आपके व्यवहार में कैसे परिवर्तन आया, समाज के साथ आप कैसे इंटरेक्ट करना सीखे, वो चीज जो दिखने लगती है कार्य रूप में, वो रिजल्ट के रूप में आप कह सकते हैं। ऐसे आप कह सकते हैं कि कॉन्टेस्ट क्या है, टू हिस्ट्री एंड द रोल्स पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस प्लेड इन द पास्ट। भूत में जो चीजें किसी व्यक्ति ने कोई रोल अदा किया हो, जैसे गांधी जी को ले लीजिए, सुभाष चंद्र बोस को ले लीजिए, इन लोगों ने अपनी भारतवर्ष को स्वतंत्र करवाने के अपने अलग, इन्होंने अपनी एक भूमिकाओं का निर्वहन किया है। तो जब देशभक्ति की बात आएगी, राष्ट्रभक्ति की बात आएगी, तो वहां पे अगर इस संदर्भ में आप उनको बच्चों के अंदर अगर राष्ट्र प्रेम भरना चाहते हैं तो दीज आर द, ये कंटेस्ट हो सकता है उन लोगों के पास्ट में क्या किया वो चीज। और कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन जैसे ब्रह्म समाज था, आर्य समाज था, ऐसे बहुत सारे हिंदू, बहुत सारे ऐसे समाज बने, बहुत सारे ऐसी संस्थाएं बनी, जैसे एंग्लो वैदिक इंस्टीट्यूशंस बने, वो सारे इंस्टीट्यूशंस मिलकर के जो काम किए हैं वो पास में उसके संदर्भ की आप बात करते हैं। तो संदर्भ एक मंच है जिस मंच पे आप उनको किसी काम को करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए उपलब्ध कराते हैं। वंस लाइफ कॉन्टेस्ट भी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द सोशलाइजेशन प्रोसेस। हर व्यक्ति का जीवन कहीं ना कहीं उसके सामाजिकरण प्रक्रिया से प्रभावित होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लें, जो बहुत इकोनॉमिक क्लास की कोई फैमिली है,
बहुत समृद्ध है, किसी चीज की कमी नहीं है, उनके पास बहुत पैसा है, खाने पीने की, रहने की, उनके जीवन की बहुत अच्छी तरीके से वो अपने बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो अपने बच्चों को इस तरह से तैयार करेंगे कि या तो वो बहुत रिप्यूटेड जॉब में जाने के लिए या कोई क्रिएटिव काम करने के लिए उनके पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बेसिक नीड्स उनकी फुलफिल है। तो जो इकोनॉमिक क्लास होता है वो अपने आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को इस तरह से सोशलाइज करता है कि वो सोसाइटी में कैसे इकोनॉमिक क्लास में ही रहे। जैसे कोई बिजनेस क्लास का कोई अगर व्यक्ति होगा तो वो अपने बच्चों को उस बिजनेस में इन्वॉल्व करना सिखाता है। जैसे सिनेमा के जो स्टार्स हैं, आप देखिए, बहुत उसमें भी कहते हैं कि बहुत नेपोटिज्म है। तो किसी खास पर्टिकुलर फैमिली का है, उसमें डोमिनेंसी आपको दिखेगी, उन्हीं के बच्चे आगे हीरो बनेंगे, हीरोइन बनेंगे, वो तमाम कास्ट को करते हैं। और उसी तरह से आप अगर देखिए, आर्मी में भी जो आर्मी पर्सनल है उसका भी जो संतान होती है वो भी आर्मी में जाने की बात करती है। तो ये एक उसका सोशलाइजेशन है। उसी तरह से जो लोअर क्लास के लोग हैं, जिनके पास दो वक्त की रोटी भी नहीं है, वो अपने पेट भरने की ही स्थिति में लगे रहेंगे, है ना। तो उनका सोशलाइजेशन इस तरह, वो उससे ऊपर उठ के सोच ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी बेसिक जो नीड्स है वो फुलफिल नहीं है, वो उसी में ही पूरा होते हैं। जो कोई इस चीज को तोड़ा वो अपनी क्लास को तोड़ करके ऊपर जा सकता है। सिमिलरली आप कह सकते हैं कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप है, जो आपके हमारे लिंग के जो स्टीरियोटाइप है, हमारे जो विचार हैं, जो हमारे ओपिनियन हैं, ये भी हम हमारे सोशलाइजेशन के प्रोसेस को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे हम समाज में महिलाओं से एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके बाल बड़े बड़े होंगे, उनकी चोटी होगी, है ना। ये पुरुषों से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, महिलाओं की ही चोटी होगी बड़ी बड़ी, महिलाएं ही चूड़ी पहनेंगी, सिंदूर लगाएंगी। ये जो स्टीरियोटाइप कह लीजिए, तो ऐसे बहुत सारे ये सोशलाइजेशन में छोटे से ही बच्चों को सिखाया जाता है कि आपको इस तरह के काम करने हैं। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हम आपके समक्ष रखते हैं, शायद आप भी उसको फील किए होंगे, जो सब लोग फील करते हैं, सब लोग जानते हैं। अब कल्चरल एक्सपेक्टेशंस में जेंडर के साथ रखते हैं कलर कोडेड क्लॉथ्स, कि बच्चा अगर आपका है तो लड़का है तो किस कलर का, लड़की है तो किस कलर के कपड़े उसके ऊपर सूट करेंगे। जैसे लड़कियों को जनरली हम पिंक कलर, है ना, एक पिक्चर भी आई थी, मूवी आई थी पिंक, अगर आप लोगों ने देखा हो तो, बहुत अच्छे से जेंडर के स्टीरियोटाइप के और बहुत सारे इश्यूज को उसमें दिखाया है। और उसी तरह से ब्लू, अगर कहीं पिंक कलर होगा तो तुरंत से आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे कि लड़कियों के लिए ये सिंबल है। और अगर ब्लू कलर आएगा तो ये लड़कों का सिंबल है। तो ये जो कलर कोडेड क्लॉथ्स की, ये हमारे सोसाइटी में है, ये सोशलाइजेशन इस तरह से किया गया, लड़कियों को पिंक फ्रॉक फ्रॉक पहनाना जनरली, और ब्लू कलर जो होता है वो बच्चों के साथ जोड़ करके देखा जाता है। उसी तरह से टाइप्स ऑफ प्ले है, जो लड़कियां होती हैं जनरली उनके घरेलू कामों की चीजें, उनको छोटी बच्ची होगी तो उसको ला करके गैस चूल्हा, वो प्लास्टिक के आते हैं गैस के चूल्हे, सिलेंडर, कढ़ाई और पैन, ये सारी चीजें उनको दी जाती हैं। या बहुत कुछ खेलने के लिए दिया जाएगा तो उनको गुड़िया दी जाएगी, है ना, बेबी डॉल और कौन कौन सी वो आती हैं। तो ये गर्ल्स का सोशलाइजेशन इस तरह से है कि उनको बेबी डॉल दिया जाएगा या डॉल हाउस दिया जाएगा जिससे वो खेलेंगी, या डोमेस्टिसिटी के जितने भी उनके कार्य हैं, उनको गैस चूल्हा देना, कढ़ाई बर्तन देना, ये सारी चीजें एक्सपेक्ट की जाती हैं। तो ये बच्चों का छोटे से ही इस तरह के सोशलाइजेशन उनके किया जाता है, उनको बताया जाता है इस तरह से आपको ये करने। और जहां पर लड़के होंगे वहां पर उनको पिस्टल दिया जाएगा, या सोल्जर वाले टॉय दिए जाएंगे, या रेस वाले कार दिए जाएंगे, उससे खेलने के लिए उनको दिया जाएगा। और कहीं यदि यदि अगर उल्टा हो गया, यदि लड़की का मान लीजिए कोई गर्ल है और उसकी अगर रेस कार में अगर उसका ही रुचि है, तो तुरंत से हम कमेंट भी करते हैं, या बच्चों को क्या कहते हैं कि क्या लड़कियों वाले खिलौने खेलते हो। बच्चों को कमेंट करते हैं जो लड़के होते हैं, तुम्हारा तो लड़की वाले खिलौने में मन लगता है ना। यदि किसी लड़के को अगर आप ब्लू पहना, पिंक पहन करके क्या लड़कियों वाले कलर पहनते हो। तो ये सोसाइटी में ये क्या है, ये आपका एक समाजीकरण की प्रक्रिया है। ये सोशलाइजेशन के प्रोसेस में जो जेंडर एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। उसी तरह से लड़कियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वह जितने भी हाउस होल्ड लेबर्स हैं, झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना,
कपड़े धुलना भैया के, या अपने छोटा भाई है तो उसकी देख रेख करना, मम्मी के खाना बनाने में उनकी सहायता करना, ये सारी जो अपेक्षाएं हैं वो महिलाओं से जो गर्ल से होते हैं, लड़कियों से होते हैं। लड़कों से इस तरह की अपेक्षा नहीं होती। लड़के भले 8 बजे 10 बजे 12 बजे तक सोते रहेंगे, मम्मी भी उनको कुछ नहीं कहेंगी, पापा भी उनको कुछ नहीं कहेंगे, लड़की लड़कियों से एक्सपेक्ट की जाती है कि सुबह 4 बजे उठ करके नहा धो करके तैयार हो जाए, मम्मी के खाना बनाने में उनका हेल्प करे। उसी तरह से लड़कियों से एक्सपेक्ट की जाती है कि उनकी चोटी हो, उसके नाक में नथ हो, बाली हो, वो फ्रॉक पहने, है ना। उनसे हमारी सोसाइटी में अपेक्षा नहीं की जैसे कि वो जीन्स और टी शर्ट पहने, इस तरह की चीजें। तो ये जेंडर जेंडर जो स्टीरियो टाइप है हमारी सोसाइटी की, जो ये सोच है, हमारी ओपिनियन, ये समाजीकरण में, और बच्चा ऐसे ही डेवलप होता है। छोटे से जो उनका जैसा समाजीकरण आप करेंगे, वैसे ही आगे जा करके उनका जेंडर वैसे ही डेवलप होता है। उसी तरह से आप दूसरी बात कह सकते हैं, रेस एंड कास्ट आल्सो प्ले फैक्टर इन सोशलाइजेशन। ये तो जेंडर की बात हो गई कि मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर की जो आप बात करते हैं, लड़कियों के विकास की और लड़कों के विकास की, कैसे वो जेंडर पे आधार पे, कैसे कपड़ों के आधार पे, खिलौनों के आधार पे, उनके पहनावे के आधार पे, या उनके स्ट्रक्चरल आउटलुक के आधार पे कैसे आप उनको डिसाइड करते हैं। लेकिन केवल जेंडर ही नहीं, बहुत सारी स्थितियों में रेस, अर्थात जो हम काले और गोरे का भेद करते हैं, और कास्ट, जो कि हम पहले ही आपसे चर्चा किए टालकट पार्सन के सिद्धांत से, बहुत गहरी पैठ बैठाए हुए है। यदि किसी के घर में कोई, मान लीजिए किसी शूद्र वर्ण का कोई अगर पूजा करने जाएगा, तो सब लोग कितना वो अच्छा संस्कृत जानता हो, वो भले बहुत फर्राटा संस्कृत अच्छी बोलता हो, बहुत अच्छा ज्ञान हो संस्कृत का, लेकिन हमारी सोसाइटी में ये स्टीरियोटाइप है कि आप उससे पूजा पाठ नहीं कराएंगे। एक भले ही गलत संस्कृत पढ़ने वाला, जिसको कोई संस्कृत का ज्ञान भी नहीं है, कुछ गलत सही कुछ रट लिया है, और वो ब्राह्मण है, तो आप उससे अपने घर में पूजा पाठ कराने की, उसी से कहेंगे कि पंडित जी आप हमारे यहाँ आप ही समय दीजिए, फला व्यक्ति, मतलब आप किसी पर्टिकुलर कास्ट को कहते नकारते नहीं करना चाहते। तो ये कास्ट का भी रोल जो सोशलाइजेशन में बहुत है। और हर सोसाइटी, ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मण ही अपने घर में ब्राह्मण, अब भाई देखिए आप लोग उसको, हम ये एक सामाजिकरण की प्रक्रिया बता रहे हैं, उसको अन्यथा नहीं लीजिएगा, ये सोसाइटी में हमारे है। तो ये जो समाजीकरण की प्रक्रिया है, केवल ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण कास्ट से केवल ब्राह्मण लोग ही पूजा कराते हैं। ये ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप है, हमारी अपनी समाजीकरण ऐसा किया हुआ है कि हर कास्ट के लोग उस पर्टिकुलर वर्ण से ही वो काम कराने की वो चेष्टा करेंगे। उसी तरह से जो रेस है, जितने भी, और हमारे अपनी सोसाइटी में है भी है, कोई अगर काला है तो उसको आप सोसाइटी में अपने ही काले गोरे का भेद तो मान लीजिए वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ कोई अगर सांवला है, कोई गोरा है, या कोई गेहुआ है, इस तरह से तो आप ज्यादा तरजीह देते हैं जो गोरे लोग होते हैं। तो इसी तरह से आप कह सकते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पे जो व्हाइट पीपुल है, चिल्ड्रन टू नो देयर राइट एंड डिफेंड व्हेन द अथॉरिटी ट्राई टू ऑलर देम। बड़े जो जो गोरे लोग हैं, वो अगर किसी नियम कायदे कानून का, सोसाइटी में जो नॉर्म्स बने हुए उसका अगर वो उल्लंघन भी कर दें, तब पर भी वो उनके राइट के बारे में उनके माँ बाप उनको बताते हैं कि आपसे गलती हो गई तो ठीक है, चलो आप अपने राइट आपको पता है, आप उसको नजरअंदाज करने की बात की जाती है। लेकिन यही काम यदि किसी ब्लैक व्यक्ति ने कर दिया, किसी काले व्यक्ति ने अगर यही काम कर दिया, तो उसके माँ बाप सिखाते हैं कि अरे हम लोग तो खुदे दबा, समाज में दबे कुचले, हम लोग इस तरह से अगर उठाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, या हमारा कोई साथ नहीं देगा, इसलिए हमको तो सारे नियम कायदे कानूनों को मानना है ना। ये जितने भी आप देखिए, जो जितने भी भ्रष्टाचार इस तरह की चीजें होती है, वो जो इतने जानकार लोग होते हैं वही ज्यादा करते हैं। तो सोसाइटी में जो ये कास्टिज्म का जो फीलिंग है, हम अपनी सोसाइटी में, ये तो खैर हमारी सोसाइटी से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, हाँ ये जरूर आप कह सकते हैं कि गोरे काले का और गेहूं का जो भेद है वो हमारे समक्ष आपको दिखाई देगा। लेकिन जो कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की जो ये चीजें चलती आ रही हैं, वो आज ही हमारे समाज में विद्यमान है। हम किसी पर्टिकुलर वर्ण से ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो अपने वर्ण से इतर कोई काम करे, या उससे कोई आप इस तरह की अपेक्षा करेंगे। खासतौर जैसे हमने आपको अभी पूजा पाठ की बात करी, हालांकि पढ़ाई लिखाई में नहीं है, एजुकेशन में अभी भी ऐसा नहीं कि विद्यालयों में किसी कास्ट, अब भाई वो तो हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन की देन है कि उनको भी अथॉरिटी मिली, वो जाकर के पढ़ा रहे हैं, वो चाहे किसी भी कास्ट के हों।
तो ये जो जेंडर का रोल है और जो कास्ट का, रेस का जो हमारे कल्चर में जो प्रभाव है, ये कहीं ना कहीं हमारे सामाजिकता को, सामाजिकरण को, प्रक्रिया को दिखाई देता है। आपको ये चीज दिखाई देगी सोसाइटी में। और हम ऐसा, हमारा खुद, हम ऐसी स्टीरियोटाइप में हम खुद हैं। हम भले, जैसे हम भी कह रहे हो, भले हम कह रहे हो, लेकिन हमारी भी समाजीकरण इस तरह से हुई है कि जाने अनजाने में हमसे भी वो बिहेवियर होता है। हम अपने आप को इससे निगलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम इस समाज से अपने को अलग नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक सामाजिकरण की प्रक्रिया के एक संदर्भ हैं, जिन संदर्भ पे हमें सोचना चाहिए। दूसरा है कंटेंट, जिसमें हम विषय वस्तु की बात कर रहे थे कि प्रक्रिया और विषय वस्तु क्या होगी। तो सबसे जो महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में हमारे समक्ष है वो है स्कूल, हमारा अपना विद्यालय। विद्यालय में सभी उम्र के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, और सभी, चाहे वो आप विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय है, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, या हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेजेज हैं, ये सब सामाजिकरण के, बालक के सामाजिकरण के या नागरिक के सामाजिकरण के बहुत महत्वपूर्ण स्रोतों में से है। यहाँ पर सामाजिकरण कैसे होता है? तमाम तरह की गाइडलाइंस, दिशा निर्देश समय समय पर आपके महाविद्यालय, विश्वविद्यालय यहाँ पर जारी करते हैं कि आपका कैसा व्यवहार होगा, अथॉरिटी के कौन कौन से कार्य होंगे, आपके विद्यालय में आने के बाद क्या क्या आपका शेड्यूल होगा, जो टाइम टेबल आपके निकलते हैं या को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में समय निकालते हैं, कौन कौन से टास्क आपको परफॉर्म करने हैं, कितने दिनों में आपको कार्य कर देने हैं। आपका इस कंटेस्ट में विद्यालय में ऐसे सामाजिकरण होता है कि आपका शेड्यूल बना होगा, वहां पे डिसिप्लिन के बारे में बातें होंगी, आप किसी की रैगिंग नहीं लेंगे, ऐसी तमाम हॉस्टल्स में भी अलग गाइडलाइंस बनते हैं। तो विद्यालयों के अपने कुछ दिशा निर्देश होते हैं, जिन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए व्यक्ति सामाजिकरण की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होता है। ये जो कंटेंट है, रिक्वायर सोशल इंटरेक्शन बिटवीन एजुकेटर्स एंड स्टूडेंट। विद्यालय में जो शिक्षा देने वाले हैं, अर्थात जो टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियाएं होती हैं। केवल क्लासरूम इंटरेक्शन की बात नहीं है, केवल कक्षा कक्ष अंतःक्रिया नहीं होती, उनसे कक्षा कक्ष के बाहर भी बहुत प्रकार की अंतःक्रियाएं होती हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक होते हैं जो विद्यार्थी, अब तो बहुत सारे शिक्षक अपने विद्यार्थियों को घर पे बुलाते ही नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे भी शिक्षक होते हैं जो विद्यार्थियों पे घर पे बुला करके विभिन्न प्रकार के इंटरेक्शंस, वो केवल उनकी कंटेंट से या करिकुलम तक सीमित नहीं है, वो उनके थ्रू आउट द लाइफ, जब तक वो विद्यालय में है तब तक के जीवन के साथ उनका संबंध है। तो ये इंटरेक्शन जो टीचर का होता है अपने स्टूडेंट्स के साथ, वो विद्यालय के ही संदर्भ में वो करते हैं। बहुत से रूल्स, एक्सपेक्टेशंस होते हैं जो दोनों से ही होते हैं। जैसे टीचर के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि जो शिक्षक है उसके लिए क्या नैतिक कार्य होंगे, वो कौन कौन से कार्य करेगा, लिखित में होता है कोड ऑफ कंडक्ट। ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स आप देखेंगे, बहुत सी मिस हैपनिंग्स भी होती हैं विश्वविद्यालयों में, खासतौर से आपको दिखाई देगा। तो सभी के लिए ओरली रूप से कहने के लिए, लिखित रूप में उनके पास कुछ अपेक्षाएं होती हैं कि आप इन नियमों का पालन करेंगे। जैसे जितनी भी अथॉरिटी है उनसे ये एक्सपेक्ट किया है कि आप समय से विद्यालय आएंगे, अपनी कक्षाओं को समय से कंडक्ट कराएंगे, या और कोई लाइबिलिटीज है तो उसका आप निर्वहन करेंगे। इसी तरह से विद्यार्थियों से भी होता है कि आप भी समय से आएंगे, विद्यालयों में कक्षा को अटेंड करेंगे, और जैसे जो टास्क आपको दिए जाते हैं उसको परफॉर्म करेंगे। तो ये रूल्स और एक्सपेक्टेशंस भी के लाइट में भी हमारा समाजीकरण होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि विद्यार्थी बहुत अच्छे कार्य करता है, बहुत अच्छे कार्य का मतलब जैसा विद्यालय उससे अपेक्षा करता है, यदि वैसी अपेक्षाकृत कार्यों को व्यक्ति अगर करता है, विद्यार्थी करता है, तो उसको रिवॉर्ड मिलता है ना। तमाम आप देखिए, कोई बहुत समय से आ रहा, आजकल तो ऐसा भी है कि जिसकी अटेंडेंस 90% या 100% हो, उनको वो रिवॉर्ड देते हैं। बच्चों में छोटी क्लासेस में ऐसा होता है। या बहुत अगर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है उसका, हर सब्जेक्ट में वो आउटस्टैंडिंग कर रहा हो, 90% से ऊपर ला रहा हो, तो उसको रिवॉर्ड देने की है, प्रशस्ति पत्र देने की बातें हैं। और यदि कोई मिसकंडक्ट करता है या जो नियम कायदे कानून के लिए नहीं बनाए गए हैं, तो उनके लिए पनिशमेंट की भी व्यवस्था वहां पर होती है। तो अच्छे व्यवहारों के लिए, हम अच्छे और बुरे का मतलब समझिए कि अच्छे का मतलब जिसको विद्यालय या समाज स्वीकार्यता देता है कि हाँ ये आप काम कर सकते हैं, और उसको बहुत टाइमबद्ध तरीके से, बहुत अनुशासित तरीके से दिया आपने किया, तो आप रिवार्ड के, पुरस्कार के भागीदारी हैं। और यदि आपने बहुत ही खराब तरीके से किया तो आप दंड के भागीदार वहां पर बनते हैं। फिर आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स लर्न बिहेवियर नॉर्म्स सुटेबल फॉर स्कूल। इन सारे परिदृश्य में जो विद्यार्थी होता है वो अपने
विद्यालय के संदर्भ में, जो अपने विद्यालय की जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों के संदर्भ में तमाम तरह के मानकों को वह अच्छी तरीके से अपने व्यवहार में ले आता है, जब तक वह विद्यालय में होता है। ऐसी बात नहीं है कि उसका केवल विद्यालय तक ही उसका समाजीकरण है। ये जो चीजें जिस संदर्भ में वो सीखता है, जैसे विद्यालय में उसने कोई चीज सीखा, प्लेग्राउंड में कोई चीज उसने सीखा, या क्लासरूम में अगर टीचर से कोई चीज सीखा, या टीचर के घर पे जाकर के कोई चीज यदि उसने सीखा, तो समय के बाद वो उसके रिजल्ट के रूप में, परिणाम के रूप में भी दिखाई देते हैं। ये सारे जो चीजें, जिस कंटेंट को वो सीख रहा है, इट मे बी विद इन द क्लासरूम, इट मे बी आउटसाइड द क्लासरूम, इट मे बी एट द होम ऑफ द टीचर, इट मे बी ऑन द प्लेग्राउंड, इट मे बी इन द लाइब्रेरी, इट मे बी इन लेबोरेटरी। जितनी गतिविधियां वो विद्यालय में, क्योंकि जो एक्टिव पार्टिसिपेशन वो विद्यालय का होता है। तो ये सारी तरीके इंटरेक्शन खत्म हुआ, तो वो उसके, उस व्यक्ति के सोचने का जो तरीका होगा, उस व्यक्ति के जो व्यवहार करने का तरीका होगा, कैसे वो बिहेव करता है, लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, बातचीत कैसे करता है, क्या उसकी सोच है, किन आदर्शों को लेकर के वो चल रहा है, क्या मूल्य उसके अंतर्गत आए, ये सारी चीजें रिजल्ट के रूप में हमको दिखाई देती है। परिणाम के रूप में हमको उसके व्यवहार में या उसकी सोच विचार में हमको दिखाई देगा कि व्यक्ति किस तरह से आगे वो काम परफॉर्म कर रहा है। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। यस यस सर। यस सर। हाँ, आप एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं टेंड्स टू कंट्रोल बायोलॉजिकल एंड इमोशनल इंपल्सेस। जो छोटे बच्चे हैं, है ना, जो विश्वविद्यालय स्तर के टीनेजर्स हैं या उनसे छोटे बाल्यावस्था के एज में हैं, तो वो बच्चे अपने बायोलॉजिकल और जो उनके जैविकी और सांवेगिक जो इम्पल्सेस हैं उनको वो अडॉप्ट करते हैं, उसके हिसाब से नियंत्रण करना सीखते हैं। जैसे उनको सिखाया जाता है कि बेटा डायरेक्ट बोतल से मत पियो पानी, है ना। एक बार अगर किसी ने टोका उनको, तो ये एक मिसबिहेव में आता है कि आप डायरेक्ट बोतल उड़ा गट 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 करके पीते चले गए ऐसे, एक वो भी तरीका पीने का है। तो उनको ये चीज सिखाया जाता है कि आप उसको, वाटर को, जो पानी है उसको बॉटल से किसी कप या गिलास में लीजिए, फिर उससे पानी पीजिए। तो ये जो पानी पीने की हैबिट, अब धीरे धीरे वो क्या हुआ, उसके परिणाम में आ गया। अब वो डायरेक्ट मुंह लगा के बॉटल पीना या ऊपर से पीना न करके वो कप के द्वारा या गिलास के द्वारा उनको वो पीने की कोशिश करता है। तो ये उसके व्यवहार में आता है। उसी तरह से आप कह सकते हैं कि कोई भी चीज लेने से पहले, किसी भी व्यक्ति का कोई चीज है उसको लेने से पहले वो परमिशन ले कि क्या मैं ये ले लूं, क्या मैं इसको यूज कर लूं, क्या मैं आपके पास बैठ जाऊं, है ना। या शिक्षक से अगर वो किसी प्रकार का इंटरेक्शन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, परमिशन लेना जो आप सिखाते हैं, मैं आई कम इन, इस तरह की चीज जो आप बात करते हैं, तो ये परमिशन लेना सिखाना, उचित व्यवहार करना सिखाना, जो सोसाइटी में उससे एक नोबल पर्सन की तरीके जो उसको एडजस्ट करे सोसाइटी में, वो सारी चीजें आप इसके परिणाम के रूप में दिखाई देते हैं। हर चीज करने के पहले वो पूछेगा प्रमुख व्यक्ति से। फिर जब वो मैच्योर होता है, अनमेचुरेशन, रिजल्ट्स ऑफ सोशलाइजेशन इंक्लूड, जब वो बड़ा हो जाएगा, है ना, जब परिपक्व, एक तरह से कह जब परिपक्व हो जाएगा, जब वो युवावस्था में पहुंच गया, तो वो किसी भी चीज का इंतजार करना सीखता है। जैसे छोटे बच्चे क्या होते हैं, बहुत चंचल होते हैं, उनको अपने निर्णय, मतलब उनको अपने जो इमोशंस होते हैं उसको ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते। तो किसी चीज का कैसे वेट करना है, जैसे कोई खाने के लिए ही वेट करना हो तो, या क्यू में कैसे खड़े होकर के अपनी बारी का कैसे इंतजार करेंगे, जैसे कहीं पे कोई चीज बट रहा हो, कोई सामग्री, या मान लीजिए फीस ही जमा करना हो उनको विद्यालय में, पापा मम्मी नहीं गए, उनको फी सबमिट करना है, तो वहां पे अगर ज्यादा भीड़ लगी तो कैसे अपनी बारी का इंतजार करेंगे। ये चीज सोशलाइजेशन के माध्यम से वो सीखते हैं। कैसे वो नियमों का पालन करेंगे, अगर रूल्स कहीं किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में, जानते हैं वहां पे कोई नियम बनाया गया है कि आपको इसी तरह से ही करने हैं,
आपको कैंटीन में गए तो कैंटीन में खाना खाने के बाद आपको अपने बर्तन धुलने हैं। तो ये सारे जितने भी नियम है उनका पालन करना वो सीखता है सोशलाइजेशन के दौरान। जिस तरह से ऑर्गेनाइज देयर डेज अराउंड अ वर्क शेड्यूल। एक तो ये होगा कि विद्यालय में उसको शेड्यूल होता है कितने समय से इतने समय, जैसे नवोदय विद्यालय का पूरा शेड्यूल फिक्स है। नवोदय विद्यालय में आपकी कब क्लासेस होंगी, कितने बजे उठना है, कितने बजे लाइब्रेरी जाना है, कितने बजे आपको कल्चरल इवेंट्स में जाना है, कितने बजे टीवी देखना है, कितने बजे सो जाना है, सबकी चीज के लिए जो बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं वहां पे सब चीजें निर्धारित होती हैं। तो आप अपने हर काम को शेड्यूल्ड वे में करना शुरू कर देते हैं, है ना, वो आपके हैबिट में आ जाता है। जैसे जनरली क्या है कि जो आर्मी पर्सन होते हैं वो रिटायरमेंट के बाद भी उनकी जो पूरी गतिविधि होती है वो वही होती है। सुबह सुबह उठ जाना, रोज सेविंग करना, है ना, ऐसे बहुत सारे हैबिट्स, एकदम फिट, अच्छे कपड़े पहनना, स्मार्ट दिखना, ये सारे लोग उनका जूता पहन करके जाएंगे जो जूते में पॉलिश होगा, है ना, वो हैंकर चिप लेकर जाना। तो ये सारे जो बिहेवियर्स हैं ये मैचुरेशन में भी उनको दिखाई देता है। जो उनका जैसा सोशलाइजेशन हुआ है, जिस तरह का उनका सामाजिकरण हुआ है, वो उनके परिणाम में रिजल्ट के रूप में दिखाई देता है। इसलिए बहुत सारे आर्मी पर्सनल जो होते हैं जब रिटायरमेंट के बाद घर पे आते हैं तो घर में ही एडजस्ट नहीं हो पाते, है ना, क्योंकि उनकी रूटीन उस सिचुएशन में अलग प्रकार की थी, वहां सब लोग वही करते थे, और यहाँ आने के बाद थोड़ी बहुत उतनी वो रूटीन नहीं रह जाती है तो वो एडजस्ट नहीं कर पाते, लेकिन धीरे धीरे फिर से उनका रीसोशलाइजेशन होता है, फिर एडजस्ट करते हैं। जैसे आप तमाम बातें कह सकते हैं कि रिजल्ट ऑफ सोशलाइजेशन के, फ्रॉम मेन सेविंग देयर फेसेस टू वुमेन सेविंग देयर लेग्स एंड आर्म पिट्स। जैसे जो पुरुष होते हैं वो रोज अपनी दाढ़ी का शेविंग करना, मूछ की सेटिंग करना, ये सारी करते हैं, और जो महिलाएं होती हैं वो अपने जो अनर्गल पैर के या अन्य जगहों के जो बाल है उनको साफ करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, दीज आर द रिजल्ट्स। ये जैसा आपको चीजें, जिस तरह की सोशलाइजेशन आपकी हुई है, जिस तरह के आपका सामाजिकरण किया गया है, उस तरह के सामाजिक वातावरण में जैसा व्यवहार आपने सीखा, उस व्यवहार को आप अपने जीवन में उतारते हैं और वैसे ही परिणाम आपको दिखाई देते हैं, है ना, वो चीजें आपको आपके व्यवहार में वो परिणत रूप में दिखाई देना शुरू कर देते, तो ये आउटकम्स के रूप में रिजल्ट्स आपको दिखाई देते। तो ये तो सामाजिकरण की विभिन्न जो आप एस्पेक्ट कह लीजिए, चाहे जेंडर रोल को, कास्ट को, या आप रेस को कह लीजिए, जैसी हमारी अपनी सोच, इस तरह की चीजें हैं। हमको सोसाइटी में ऐसे भी है कि सफेद को बहुत शांति का प्रतीक माना जाता है, काले को विरोध के लिए दिखाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स, ये तो कुछ हमने जो दैनिक जीवन में हमारी घटित होती है आसपास उसको हमने रखा है। आप अगर सोशलाइजेशन की प्रक्रिया को देखें तो हर अपनी जिंदगी के हर पक्ष से आप इसको जोड़ सकते हैं, आपको दिखाई देगा उस तरह से सोचने की। छोटे बच्चों को इस तरह से नहीं होता है कि उनको कौन सा कलर पहनाया जा रहा है या क्या, उनकी अपनी कोई, वो माँ बाप की अपने सोच है, माँ बाप के अपने सामाजिकरण की, जो समाज में हमारी मान्यताएं, उस मान्यताओं के हिसाब से वो चीजें वो करता है। अब जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है उसको आप दो स्टेजेज में समझ सकते हैं, कि सामाजिकरण की प्रक्रिया के दो स्टेजेज हो सकती हैं। एक को आप कहते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन, या अगर आप कहें तो तीन एस्पेक्ट में कह सकते हैं। फ्रिक्वेंटली अगर कहा जाए तो फ्रिक्वेंटली आप उसको दो भाग में बांट सकते हैं, प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन। लेकिन एक तीसरे प्रकार का भी सोशलाइजेशन है जिसको आप एडल्ट सोशलाइजेशन कहते हैं। वो डिफरेंट सिचुएशंस में आप जो सामाजिकरण, उसके नाम, उसको चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या है, तो आप जन्म से लेकर के एडोलसेंट की एज तक जो सीखते हैं, अर्थात जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक जो व्यवहार, जो क्रियाएं, जिन जिन संदर्भ में आप सीखते हैं, चाहे वो कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो जो व्यवहार आपके अंदर आते हैं वो प्राइमरी सोशलाइजेशन कहलाते हैं, अप टू द एडोलसेंट। किशोरावस्था, किशोर व बालक बालिकाओं में जितने प्रकार के व्यवहार आपको दिखाई देते हैं वो सारा प्राथमिक सामाजिकरण के अंतर्गत आता है। जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, इट कंटिन्यूज थ्रू आउट वंस लाइफ। ये जीवन पर्यंत हमारे अंदर चलती रहती। जो चीजें हो, ऐसा भी हो सकता है कि जो बर्थ के समय एडोलसेंट में जो चीजें आपने सीखी वो थ्रू आउट द लाइफ आपके समक्ष हो, जब तक आप जीवित रहे तब तक उन चीजों को आप करते रहे, ऐसा भी हो सकता है।
तो ये कंटिन्यू जो करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैबिट होती है जिसको आप एडोलसेंट तक छोड़ देते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो कप से या गिलास से दूध नहीं पीते, उनके लिए बॉटल होता है। तो वो बॉटल से कुछ समय तक पीते हैं बाल्यावस्था में, या जो चाइल्डहुड की एज तक होते हैं, फिर धीरे धीरे वो बॉटल छोड़ करके गिलास पे आते हैं, कप पे आते हैं। तो ये बहुत सी चीजें वो छोड़ते रहते हैं। लेकिन जो एडोलसेंट तक वो चीजें, जैसे उन्होंने चाय पीना सीखा या दूध पीना सीखा गिलास में, तो वो जब भी दूध पिएंगे तो वो गिलास में पीने की को, फिर वो बॉटल के ऊपर नहीं जाते। तो ये थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट करती है। ये आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहलाता है। और एडल्ट सोशलाइजेशन को ऐसे कह सकते हैं कि जब व्यक्ति किसी नई परिस्थितियों में जो चीजें सीखता है, ये तो उसके दैनिक जीवन की चीजें, ये मान लीजिए कि ये उसकी दैनिक जीवन की संबंधित चीजें हैं। लेकिन जब किसी एडल्ट को किसी नए सिचुएशन में, किसी नई परिस्थिति में उसको जब आप एडजस्ट करना सिखाते हैं, नई परिस्थिति में कैसे वो बिहेव करेगा, ये चीजें उसको सिखाना, वो एडल्ट सोशलाइजेशन कहलाता है। जैसे अभी मान लीजिए आप लोग इस सारे लोग लगभग एडोलसेंट के ऊपर ही हैं, सब लोग एडल्ट हैं, है ना। तो सारे लोग एडल्ट हैं, तो इस सिचुएशन में हो सकता है आप यहाँ से एमएड कर रहे हो और नई परिस्थिति में कहीं और से आप पीएचडी करने की सोचें या पीजी करने की सोचें, इस विश्वविद्यालय से नहीं किसी दूसरे विश्वविद्यालय में, जहां पर मान लीजिए सीबीएसई सिस्टम नहीं है, जहां पे 20-20 नंबर के मिड सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं होती, केवल एंड सेमेस्टर की परीक्षाएं होती हैं या एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं। तो वहां पर आपको उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी तक ये है कि ऑनलाइन परीक्षाएं हो रही हैं, सारा कुछ आपको अपलोड करना है। जैसे शुरू में आप थे, इसके पहले अगर जब कोविड का सिचुएशन नहीं था, तो बहुत सारे लोग स्कैन करना, पीडीएफ अपलोड करना, ये सारी चीजें नहीं जानते होंगे। लेकिन इस सिचुएशन में आपने उन चीजों को सीखा। तो ये नए सर्कमस्टांसेस में आपने एडल्ट सोशलाइजेशन किया, कि आपके पास परिस्थिति, अभी तक केवल आपके कॉपी पे लिख करके और कॉपी इन्विजिलेटर को सबमिट करना था, आप उसको देते थे, फिर चले जाते थे 3 घंटे के लिए। यहां पर आपका सोशलाइजेशन परीक्षा के लिए दूसरी तरीके से हुआ। आपको लिखना है A4 साइज में, उसको स्कैन करना है, अपलोड करना है, फिर आपका वो सबमिट माना जाएगा। ये चीज आपका, आपने ये चीजें सीखी, तो ये आपका एडल्ट सोशलाइजेशन। तो 3 पार्ट में, प्राइमरी, सेकेंडरी और एडल्ट सोशलाइजेशन में आप इसके स्टेजेस को बना सकते हैं। प्राइमरी स्टेज में सोशलाइजेशन में क्या होता है, कौन कौन से हैं? तो जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है, अकर्स फ्रॉम द बर्थ थ्रू एडोलसेंट एंड गाइड दिस प्रोसेस। ये जन्म से लेकर के जब बच्चा जब पृथ्वी पे उसका पहली बार पदार्पण होता है, तो बर्थ से लेकर के किशोरावस्था तक की चीजें जो वो सीखता है, कहाँ कहाँ से सीखता है? केयर गिवर्स, जो उसकी सुरक्षा करते हैं, माँ है या घर में कोई बाई हैं, उनका जो केयर गिवर से बहुत सारी चीजें वो सीखते हैं, जो उनकी सुरक्षा, उनका केयर करते हैं। माँ बाप हैं, घर के दादा दादी हैं, भैया भाभी हैं, बड़ा भैया या दीदी या छोटा भाई या छोटी बहन, उनसे भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो केयर गिवर्स के तरीके हो गए, फैमिली मेंबर्स आप कह लीजिए। फिर टीचर से सोशलाइजेशन उसका होता है, विद्यालय में वो आता है। अब तो 3 साल की एज से उसका विद्यालय में आना शुरू हो जाएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। तो टीचर से बहुत सारी चीजें सीखता है। इसी तरह से अगर वो किसी स्पोर्ट्स को खेलता है, तो कोच के माध्यम से सीखता है। कोई या कोचिंग करने जा रहा हो, तो वहां पे भी उसके टीचर हो सकते हैं कोचिंग के, उनसे बहुत सारी चीजें सीखता है, तो कोचेस से भी सीखता है। इसी तरह से रिलीजियस फिगर्स हैं बहुत सारे ऐसे, आपके धर्म के जो विशेषताएं हैं, है ना। आप महाभारत की चीजें, रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, ऐसे बहुत सारे रिलीजियस फिगर्स हैं जहां से चीजों को आप सीखते हैं। चित्र है ना, आर्ट है, गैलरी है, ऐसे बहुत सारी चीजों से भी चीजें आपको सीखती हैं। और आपका पीयर्स है, जो आपके सहपाठी हैं, उनसे भी चीजें आप सीखते हैं। तो ये जो कह लीजिए कि जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है, जो प्राथमिक समाजीकरण है, प्राथमिक समाजीकरण में उसके आसपास के इर्द गिर्द के जो उसके सहपाठी हैं, उनके जो टीचर्स हैं, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, या प्लेग्राउंड में जिनके साथ वो रहता है, उन सारी चीजों से सीखना आप कह सकते हैं कि वो प्राइमरी स्टेज में या प्राथमिक सोपान का समाजीकरण है। जो सेकेंडरी स्टेज का सोशलाइजेशन है, इसमें आपकी कॉलेज एक्सपीरियंसेस हैं, कि विद्यालय में आप, अभी तक तो प्राथमिक विद्यालय में थे, उसके बाद जब आप मान लीजिए सेकेंडरी स्कूल्स में गए या हायर सेकेंडरी में आप आए, या फिर आप ये कह लीजिए महाविद्यालयों में आए,
तो वहां पर आप उस सोसाइटी में अभी तक आपके केवल फैमिली मेंबर के साथ या कुछ गिने चुने लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन था। कॉलेज में आने के बाद आपका दायरा बढ़ता है, आपका एक्सपोजर बढ़ता है, तमाम विभिन्न जाति के, विभिन्न धर्म के, विभिन्न जगहों के लोग, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तमाम कल्चर्स के, तमाम भाषा के बोलने वाले लोगों से आपका संपर्क होता है। तो अलग अलग जनसंख्या से आए आए हुए लोगों से आपका विभिन्न प्रकार के इंटरेक्शन होते हैं, तो वहां से चीजें आपका सोशलाइजेशन होता है। बहुत सारी चीजें आप इनके व्यवहार से, उनके अपने नॉर्म्स, उनके जो वैल्यूज हैं, उनके जो बिहेवियर्स हैं, उन सारी चीजों को आप सीखते हैं। जैसे एक बार हम गए थे ट्रेनिंग में, तो 3 महीने की बहुत रिगरस ट्रेनिंग थी, है ना। तो उस 3 महीने की ट्रेनिंग में बहुत साउथ के कोई केरल से था, बहुत सारे कोई मलयालम बोलने वाला था। तो मेरी अपनी जिज्ञासा थी कि हम कम से कम अभिवादन सीखें उन लोगों से क्या कहते हैं। तो तमाम जगहों पे अलग अलग शब्दों में, जैसे कोई कुमड्रे सामी कहता था, कोई वर्णक्कम कहता था, है ना, कोई नमस्कारम कहता था, है ना। तो ऐसे बहुत सारे आप चीजों वहां पे सीखेंगे, कुछ वर्णों को सीखने की कोशिश की। तो ये आपके कॉलेज एक्सपीरियंसेस में जब ज्यादा एक्सपोजर आपका होता है, ज्यादा लोगों के साथ आपका एक्सपोजर होता है, तो वहां पे आप विभिन्न प्रकार के नॉर्म्स, उनके जो अपने रिचुअल्स हैं, उनके अपने जो नाम्स हैं कैसे हैं, उनके वैल्यूज, उनके बिहेवियर्स को आप सीखते करते हैं। तो आपका कॉलेज एक्सपीरियंसेस जो है वो सेकेंडरी स्टेज में आप महाविद्यालय के अंतर्गत ला सकते हैं। सिमिलरली, जब आप किसी सर्विस में आते हैं, वर्क प्लेस में, तो वर्क प्लेस और वाइल ट्रेवलिंग समवेयर न्यू, जहाँ पर आप यात्रा नहीं की है, वहां यदि आप यात्रा करते हैं या नए कार्यों को आप करना सीखते हैं, तो वहां पर जो आपके परिचित नहीं है उन जगहों पर, उनसे आपका इंटरेक्शन होता है, उनसे आपका अंतःक्रिया होती है, तो उनसे चीजों को आप सीखते हैं। जैसे इसके पहले मैं जिस सर्विस में था, उसका नेचर अलग प्रकार का था, वहां कुछ दूसरे प्रकार के काम किए जाते थे। वहां पे जब मैं शुरू शुरू में जब ज्वाइन करने गया, तो वहां पे दूसरे तरह के लोगों से मुलाकात हुई। फिर यहाँ आए, तो यहाँ आने के बाद यहाँ का नेचर अलग प्रकार का था इस जगह का। तो और वहां हमारा हमारी 2 जगह 3 जगह ट्रांसफर हुआ, तो वहां पे नए लोग मिले, तो उनसे चीजों को, तो वो सारे अपरिचित लोग थे, अपरिचित जगह थी, उनके साथ अडेप्ट करना सीखते हैं, उस वातावरण में कैसे आप काम करेंगे, उनके साथ कैसे बिहेव करेंगे। फिर वहां आपके दोस्त बनते हैं, वहां आपके परिचित बनते हैं, उनके साथ आप चीजों को सीखते हैं। सिमिलरली ग्रुप सोशलाइजेशन होता है, समूह समाजीकरण जिसे आप कह सकते हैं, थ्रू आउट ऑल स्टेजेज ऑफ लाइफ, क्योंकि आप एज अ मेंबर कई समूहों के आप सदस्य हो सकते हैं, है ना, एट ए टाइम। तो जो विभिन्न समूहों के सदस्य होने के नाते आपके बहुत सारे समूहों में आप अपने पीयर ग्रुप्स के साथ इन्फ्लुएंस होते हैं, उनका प्रभाव पड़ता है कि कैसे वो बोलते हैं, कैसे वो पहनावा कैसा है उनका, कैसी बोलचाल है, क्या खाते पीते हैं, उनके खाने पीने का क्या तरीका है। ये सारी चीजें आप विभिन्न सामाजिक समूहों से चीजों को आप सीखने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से जब आप चाइल्डहुड की बात करें, तो चाइल्डहुड और एडोलसेंस के दौरान बहुत सारे आपको चीजें देखने को मिलेंगी कि छोटे बच्चों को, जैसे बहुत सारे माँ बाप ऐसे, जैसे अभी कृष्ण जन्माष्टमी था, ठीक है, तो कृष्ण जन्माष्टमी में सारे लोगों ने अपने जो उनके बच्चे थे उनको कृष्ण जी बना दिया, ठीक है। और मान लीजिए किसी के अगर लल्ला नहीं था, मतलब लड़के अगर नहीं थे, तो वो हो सकता है अपनी जो उनकी पुत्री थी उसी पुत्री को ही कृष्ण जी के रूप में बना दिया हो, या किसी का कोई लड़का हो और वो उसको मतलब उनके उनकी चाह थी कि भाई लड़की भी हो तो, और लड़की नहीं है तो वो अपने उस छोटे बच्चे को फ्रॉक पहना के उसका श्रृंगार करके, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों पे जब मुंडन नहीं होता उनके बाल भी बड़े बड़े रहते हैं, तो लगभग वो हर माँ बाप क्या करते हैं कि उसको एक बार लड़के को लड़की बनाने की कोशिश करते हैं। तो चाइल्डहुड के दौरान, क्योंकि बच्चों में इस तरह का कोई सेंस होता नहीं है, अभी मान लीजिए मैं अगर फ्रॉक पहन लूं, या मैं अगर वो क्या कहते हैं जो महिलाओं का, अगर कोई मैं साड़ी पहन करके यदि मैं डिपार्टमेंट जाऊं, अगर कोई देखे, तो ये सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट नहीं करती कि इस तरह की चीजें हो सकती है, तो और हमको भी शर्म आएगी। या आप ही में से जो मान लीजिए जो महिला है वो पुरुष के परिधान में उस तरह की चीजें पहन करके आए, या जो पुरुष है वो महिला के परिधान में आए, तो ये इस एज में नहीं होता। लेकिन छोटे बच्चों पे इस तरह की कोई, उसमें अभी सेल्फ उतना डेवलप नहीं होता है, तो वो लड़के चाहे लड़के में किसी प्रकार का विभेद नहीं करते हैं।
तो आइदर जेंडर वियरिंग एंड द सेम हेयर आर क्लॉथिंग स्टाइल्स। आप छोटे बच्चों पे जब मुंडन नहीं रहता तो उनकी भी चोटियां बनाती हैं, बहुत सारी माँ होती हैं उनकी चोटी बना देंगी दोनों तरफ की, और वो एकदम लड़की की तरीके फ्रॉक पहना देंगी और उनको वो लिपस्टिक लगा देंगी, तो इस तरह से वो लड़का भी लड़की के तरीके दिखते हैं। तो ये एक जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन की तरह का आप कह सकते हैं कि एडोलसेंट में ब्रेकडाउन जो होता है जेंडर का, तो ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, एजेंसियां हैं, जिनको आप संस्थाएं कह सकते हैं। संस्था के बारे में आप लोग जानते हैं, संस्था और समिति के बारे में, एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन क्या है ये डिटेल में हम लोगों ने चर्चा किया है। तो समाजीकरण की कौन कौन सी संस्थाएं हो सकती हैं? जो सोशलाइजेशन है, सोशलाइजेशन की कौन कौन सी संस्थाएं होती हैं उसको आप दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसी संस्थाएं हैं जिसको आप प्राथमिक संस्थाएं कहते हैं या प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस। प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशंस हैं जहां के सदस्यों के बीच आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध हो, बहुत घनिष्ठ सहचर्यता हो, है ना। इस तरह के इंस्टीट्यूशंस, इस तरह की संस्थाएं जहां के लोगों के बीच बहुत घनिष्ठ गहरा संबंध हो, आपसी कोऑपरेशन बहुत अधिक हो, वो बहुत इमोशनली अटैचमेंट उनके अंदर बहुत ज्यादा हो, उस तरह की संस्थाओं को हम प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। इसमें हमारे इसकी आप ये कह सकते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है फिजिकल प्रॉक्सिमिटी। ये बहुत मतलब शारीरिक, इसमें बहुत ज्यादा दूरिता नहीं होती, ये शारीरिक रूप से समीप होते हैं, है ना। जो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी होती है वो बहुत सटीक, जो यहाँ के जो शारीरिक समीपता कह लीजिए इसको आप, कि शारीरिक रूप से समीप होते हैं, वो एक दूसरे के साथ समीप में होते हैं ऐसे मेंबर्स। दूसरी बात, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसका साइज छोटा होता है, कम लोग होते हैं उसमें, और लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ रिलेशनशिप होता है। इसके प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस के जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच बहुत संबंध जो होता है वो बहुत दूर, बहुत काफी समय तक चलता रहता है। इस प्रकार के समूह को हम प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। जो सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस हैं इन सारे को छोड़ दिए, जहां क्लोज एसोसिएशन ना हो और कोऑपरेशन ना हो किसी प्रकार का, या बहुत कम कोऑपरेशन हो, इन सारे को मतलब प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस को छोड़ करके जब बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आप सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस कह सकते हैं। इसकी विशेषता हो सकती है कि फिजिकल प्रॉक्सिमिटी मे आर मे नॉट बी, ये वो शारीरिक रूप से समीप हो भी सकते हैं और समीप नहीं भी हो सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि नहीं ही होंगे, हो सकता है आप रोज किसी से मिलते जुलते हो, रोज देखा देखी होती हो, लेकिन फिर भी आपकी उतनी क्लोजनेस ना हो, उनसे घनिष्ठ संबंध ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वो दूर भी हो सकते हैं, नजदीक भी नहीं, और नजदीक भी हो सकते हैं, और अपेक्षाकृत ये थोड़े बड़े आकार में होते हैं। सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस प्राइमरी की तुलना में बड़े आकार के ज्यादा लोग इसमें होते हैं, और यहाँ पर एक औपचारिक संबंध होता है। जब तक उसके उद्देश्यों को फुलफिल किए तब तक तो साथ थे, उसके बाद आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, इस तरह के जो संबंध होते हैं उन संबंधों को हम सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन या द्वितीयक समूह, द्वितीयक संस्था भी कह सकते हैं, एजेंसी कह सकते हैं। कौन कौन से हैं ये? तो जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है उसके अंतर्गत आप फैमिली को रख सकते हैं, जो हमारा परिवार है, माँ बाप, भाई बहन, ठीक है, दादा दादी, ये जो फैमिली मेंबर्स हैं ये सारे प्राइमरी इंस्टीट्यूशन, क्योंकि इनके बीच एसोसिएशन और कोऑपरेशन बहुत अधिक होता है। उसी तरह से आपके अपने नेबर्स, जो पड़ोसी हैं, ठीक है, आप पड़ोस में भी बहुत ज्यादा उनके सुख दुख में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है। उसी तरह से आपकी फ्रेंड सर्किल है, जिससे हर बातें आप कहते हैं, अपनी गोपनीय से गोपनीय बातें भी उनसे शेयर करते हैं, वो आपकी फ्रेंड सर्किल है। शादी विवाह एक संस्था है जिसमें आप हस्बैंड वाइफ और उनकी संतानें हैं, तो हस्बैंड वाइफ में भी काफी क्लोज रिलेशनशिप होता है, क्लोज एसोसिएशन होता है, तो वो है। और रिलेटिव्स को अपने अंतर्गत आप रख सकते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस। ये प्राथमिक संस्थाएं हैं जिनको आप कह सकते हैं कि प्राथमिक संस्थाएं ऐसी हैं जहां पर इसके सदस्यों के बीच बहुत गहन संबंध और बहुत अधिक सहयोग की भावना होती है। दूसरी जो संस्था है वो है सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन या द्वितीयक संस्था। द्वितीयक संस्था वो संस्था है जो प्राइमरी को छोड़ दिया जाए, ठीक है, जैसे स्कूल,
कि विद्यालय, यहाँ पर उतना, अगर देखिए, अगर आपके बीच क्लोज एसोसिएशन, यहाँ पे एग्जाम्पल में हम इसलिए रखे, यहाँ पर स्कूल में भी हो सकता है आपका बहुत क्लोज रिलेशनशिप किसी के साथ हो, तो वो आपका फ्रेंड सर्किल में आ जाएगा, नेबर में आ जाएगा। हो सकता है आपका पड़ोसी ही आपके विद्यालय में पढ़ रहा हो, तो उसके साथ संबंध आपका बन जाएगा। तो स्कूल के जो संबंध होते हैं औपचारिक होते हैं, इस तरह से किसी धर्म की जो संबंध होते हैं औपचारिक होते हैं, किसी इकोनॉमिकल समूह के, किसी आर्थिक तंत्र के आप मेंबर तो उसके औपचारिक हैं, किसी राजनीतिक तंत्र से आप संबंध है तो वो औपचारिक प्रकार का है, या किसी वोकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आप हैं, किसी व्यावसायिक संगठन में यदि आप हैं, तो वो आपका सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन की तरीके होता है। तो ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं जिन संस्थाओं से आप अपनी इंटरेक्शन करके उनके साथ अपने व्यवहार विचारों को आप सीखने की कोशिश करते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे कंट्रीब्यूट। बताइए, किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बात जोड़ना चाहता है तो बता सकता है, स्वागत है। सर जो वर्क प्लेस है वो ऑर्गेनाइजेशन में है। क्या है? सर जो वर्क प्लेसेस हैं उनको सेकेंडरी में कहाँ लिया जाएगा? वर्क प्लेसेस, यस जहां आप काम करने जाते हैं। यस सर। यदि आपका काम करने वाले व्यक्तियों के साथ अगर घनिष्ठ संबंध नहीं है, बहुत ज्यादा कोऑपरेशन नहीं है, केवल फॉर्मल कोऑपरेशन है, औपचारिक है, तो इट में बी सेकेंडरी। लेकिन उस फॉर्मल रिलेशनशिप में भी आपके बीच बहुत ज्यादा घनिष्ठता है, बहुत क्लोज आप एक दूसरे के हैं, बहुत ज्यादा सहयोग करते हैं आउट ऑफ द वे जा करके, इट में बी प्राइमरी। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ योर रिलेशनशिप। ये प्राथमिक और सेकंड, जो प्राथमिक और द्वितीयक का जो अवधारणा है, ये समूह के सदस्यों के बीच संबंधों की गहनता से है, घनिष्ठता से है, कितने घनिष्ठ तरीके से आप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उसके आधार पर आप उसको प्राइमरी या सेकेंडरी कहते हैं। यस सर, थैंक यू। और किसी का? यस सर। यस सर,